नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 18 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को अपने नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। ये है सत्या नडेला। और इन्होंने 2014 में स्टीव बोलमर के बाद सॉफ्टवेयर दिग्गज के सीईओ के रूप में पदभार संभाला था माइक्रोसॉफ्ट में। उन्हें 1975 में जो माइक्रोसॉफ्ट स्थापित हुई थी उस कंपनी में नई ऊर्जा लाने का श्रेय दिया जाता है। साथ ही कंपनी के पूर्व अध्यक्ष जॉन थॉमसन को एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो सत्या नडेला हैं। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन के रेमंड में है, जो कि यूएसए का पार्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है कि विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिस डिसर्टिफिकेशन डे ड्रॉट हर साल 17 जून को हम मनाते हैं। विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस हम हर साल कब मनाते हैं? 17 जून को। यह दिवस मरुस्थली और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण को रोकने तथा सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस मुख्यतः मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए और सूखे की उपस्थिति को कम करने के लिए, यानी कि सूखा कम हो और मरुस्थलीकरण भी रुके, ये इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और 2021 का जो इसका विषय है वो कुछ इस प्रकार है कि रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। ये 2021 के इस विषय विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस का विषय है। इसका जो इतिहास यदि हम बात करें तो 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा की रोकथाम के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 जून को विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी 1994 में। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की ओर, जो कि है पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के बारे में, एक वर्चुअल समिट के बारे में। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने विवा टेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है। विवा टेक यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है। 2016 में से हर साल पेरिस में यह आयोजित किया जाता है। पीएम मोदी को विवा टेक 2021 में मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसका आयोजन पेरिस में 16 से 19 जून तक किया गया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया को पांच स्तंभों यानी कि प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और खुलेपन के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने विवा टेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित करते हुए ये बात कही है। ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे आईआईटी 3 दिवसीय वर्चुअल ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज की मेजबानी कर रहा है बॉम्बे। यह सम्मेलन 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है।
ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य सामान्य रूप से और विशेष रूप से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग को बढ़ाना है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का इस बार का जो विषय है वो है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो भारतीय औद्योगिक संस्थान बॉम्बे आईआईटी के 3 दिवसीय वर्चुअल समिट ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय समिट के बारे में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है इस कार्यक्रम में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 18 विशेषज्ञ यातायात प्रबंधन, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी, हाइब्रिड वाहन, लिथियम आयन बैटरी तथा ई-मोबिलिटी और आजीविका के विश्व संबंध जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विभिन्न पहलुओं पर मुख्य भाषण देंगे। सम्मेलन में 5 सदस्यीय देशों के ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के लगभग 100 छात्र, शोधकर्ता और संकाय भाग लेंगे। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय 5 ब्रिक्स सदस्य देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है। ये ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के लिए आईआईटी बॉम्बे भारत का प्रमुख संस्थान है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है ब्रिक्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये कुछ इस प्रकार है कि एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर CKIC में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये परियोजना औद्योगिक समूहों, परिवहन गेटवे और उपभोक्ता केंद्रों में निर्बाध सड़क संपर्क बनाने और CKIC के लक्षित उद्योगों के लिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए रसद और उत्पादन लागत को कम करने में यह मदद करेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में दिया हुआ है कि CKIC जो है वो प्रभाव क्षेत्रों में लगभग 590 किलोमीटर राजमार्गों का उन्नयन किया जाएगा, जो चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच 32 जिलों से 23 को कवर करेगा। 32 में से 23 को कवर करेगा। CKIC भारत के ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ECEC का हिस्सा है, जो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला है। ECEC भारत को दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के उत्पादन नेटवर्क से जोड़ता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ECEC विकसित करने में यानी कि ADB भारत सरकार का प्रमुख भागीदार है। ADB 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। सदस्य हैं इसके 68, जिनमें से 49 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। इसका जो मुख्यालय है वो लुयोंग फिलीपींस में है। इसके जो अध्यक्ष है वो मात्सुगो ओसाका इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है पॉलिसी बाजार के बारे में। पॉलिसी बाजार को बीमा ब्रोकिंग शुरू करने के लिए नियामक IRDAI से मंजूरी मिल गई है। एक ऐसा विकास जो कंपनी को कारोबार बढ़ाने और अपनी सेवाओं के बुके का विस्तार करने में मदद करेगा। पॉलिसी बाजार, इस विकास के साथ कंपनी अपने वेब एग्रीगेटर लाइसेंस को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI को सौंप देगी। ब्रोकिंग छतरी के तहत बीमा एकत्रीकरण सहित व्यवसाय करेगी। नेटवर्क स्थापित करने में नहीं कर सकती थी। जीवन बीमा खंड में पॉलिसी बाजार की बाजार हिस्सेदारी 25% है, जबकि स्वास्थ्य बीमा में सिर्फ 10% है। बैंकिंग लाइसेंस कंपनी को उन क्षेत्रों में उद्यम करने की अनुमति देगा जो वह
अतीत में दावा, सहायता, ऑफलाइन सेवाओं और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस नेटवर्क स्थापित करने में नहीं कर सकती थी। यानी कि जो सेवाएं वो पहले नहीं कर सकती थी, वो सेवाएं इस पॉलिसी के आधार पर उसे मिल जाएगी। जीवन बीमा खंड में पॉलिसी बाजार की बाजार हिस्सेदारी 25% है, जबकि स्वास्थ्य बीमा में 10% है। इसके जो सीईओ हैं वो हैं यशीश दहिया। इसकी स्थापना जून 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, तो यह हमारा पॉलिसी बाजार के बारे में टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे पहले आपको थोड़ी सी एक बात बता दें कि आसपास आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, कुछ पक्षियों की आवाज़ें हैं, तो उनको हम बंद नहीं कर सकते और आप थोड़ा इसको संभालिएगा। ठीक है, क्योंकि पक्षी अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने ईयरबुक 2021 जारी किया है। रिपोर्ट में हथियारों, निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया है। चीन महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण और अपने परमाणु हथियारों की सूची के विस्तार के बीच में है और भारत और पाकिस्तान में भी अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। सिप्री का जो मुख्यालय है वो है ओस्लो, नॉर्वे में, और इसकी स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डैन स्मिथ। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है सिप्री के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए IDX DIO यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 498.8 करोड़ रुपए, जैसे आप 80 करोड़ कह सकते हैं, 498.80 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। रक्षा क्षेत्र में भारतीय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के बड़े लक्ष्य के साथ 300 स्टार्टअप, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों MSMEs और व्यक्तिगत प्रवर्तकों को वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। योजना सैन्य हार्डवेयर और हथियारों के आयात में कटौती और भारत को रक्षा क्षेत्र का केंद्र बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का परिणाम है। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO एक गैर लाभकारी संगठन है। इसे कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत शामिल किया गया है। इसके जो दो संस्थापक सदस्य हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड BEL सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम DPSUs हैं। DIO और IDX को नीतिगत मार्गदर्शन यह प्रदान करेगा। हालांकि IDX कार्यात्मक रूप से स्वायत्त होगा। DIO और IDX दोनों के CEO एक ही होंगे, यह बिना किसी विरोध के कार्य भी कर सके। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसे इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखने के लिए बजट 498.8 करोड़ की मंजूरी दी है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, रक्षा क्षेत्र का हब बने भारत। तो ये कुछ प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है भारत सरकार ने महामारी के अन्य लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 लॉन्च किया है। भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार GOI के कार्यालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करने वाले हितधारकों की मदद करना है। यानी कि भारत सरकार ने भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 लॉन्च किया है। अब हमारा जो आज का आखिरी टॉपिक आता है वो आता है तेलंगाना में। तेलंगाना ने तो ये टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि तेलंगाना सरकार ने
नेस्कॉम द्वारा संचालित तेलंगाना एआई मिशन TAIM लॉन्च किया है। TAIM के हिस्से के रूप में एआई स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेवअप नामक एक त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। जुलाई में अपना पहला समूह शुरू करने वाला यह कार्यक्रम तेलंगाना और हैदराबाद को एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनाने की दिशा में एक और कदम है। ठीक है, अब तेलंगाना के बारे में जाने तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलिसै सौंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं। तो ये आज के हमारे 18 जून 2021 के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।